नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बज़ में। बेसिकली हमारी जो क्लासेस होती हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ हमारा ज्योग्राफी का पार्ट भी चल रहा है और जिसमें कि हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आते हैं, ठीक है। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ इसमें आपको जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं कि हमारे भारत का निर्माण कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, जो इसका ओरिजिन है उसके बारे में, और इसके जो भी डिवीजन्स होते हैं उसके बारे में, और जो भारत की लोकेशन है, एक्सटेंशन है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो साथियों वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी इसमें। और आपको काफ़ी सारे मतलब है तो ये ऑब्जेक्टिव अपना वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बेस्ड है, लेकिन एज ए पूरे डिस्क्रिप्टिव वीडियो की तरह इसमें मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, और उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले रहे हैं। ओके, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम कि भारत का आकार जो है वो विश्व में कौन सा स्थान पर आता है, ठीक है। आकार के मामले में यानी साइज के मामले में भारत कौन से स्थान पर आता है, तो भारत आता है हमारा 7वें स्थान पर, ठीक है। भारत से पहले 6 कंट्रीज और हैं, उसके बाद हम भारत आता है। उस कौन कौन सी कंट्रीज हैं भारत से पहले, तो हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले आता है हमारा रशिया, ठीक है। उसके बाद आता है कनाडा, ठीक है। कनाडा के बाद आता है चाइना, चाइना के बाद आता है यूएसए, यूएसए के बाद आता है ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आता है इंडिया, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ का ये सीरीज है, ठीक है। 7वें नंबर पे इंडिया आ रहा है, ओके। लेकिन जो हमारी पूरे वर्ल्ड की उसका जो परसेंटेज हमारे पास में है टोटल एरिया वाइज अगर हम बात करें तो 2.4% है, ठीक है। 2.4% यानी जो पूरा विश्व है उसका हम 2.4% कवर करते हैं एरिया वाइज। लेकिन अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज तो हम करते हैं 70.5%, यानी कि हमारे यहाँ पे 120 करोड़ 120 करोड़ यहाँ पर जनसंख्या थी। कब? जब हमारा 2011 का सेंसस रिपोर्ट आई थी, ठीक है। उसके बाद अगर जो 2021 की रिपोर्ट आएगी तो उसमें जो हम टारगेट अनुमान लगा के चल रहे हैं, ठीक है, उसमें मानते हैं 140 करोड़ के समथिंग भारत की आबादी होने की संभावना है, ठीक है। यानी कि पॉपुलेशन में भारत सेकंड स्थान पर आता है और एरिया वाइज आता है 7th पोजीशन पर, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत की जो विस्तार है वो विस्तार कितना है। भारत के विस्तार की हम बात करते हैं तो इसमें लेते हैं हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होते हैं इनको हम एक बार पहले समझ लेते हैं। तो अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है, आप उसके माध्यम से इसको पूरा समझेंगे, ओके। देखो ये हमारा पूरा विश्व है, ठीक है, ये पूरा हमारा विश्व है। ये हमारा पूरा विश्व है, ओके, ठीक है। ये हमारा पूरा विश्व है और इसमें जो आपको रेड वाला जो दिखाई दे रहा है ये हमारा भारत है यानी इंडिया, ओके। तो हमारा इंडिया किस जगह पर, किस लोकेशन पर स्थित है, अगर हम पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो किस पोजीशन पर स्थित है। तो हम पहले एक लाइन लेते हैं, वो उसको कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन होती है हमारे बिल्कुल मिडिल में, जो कि हॉरिजेंटली डिवाइड कर देती है पूरे वर्ल्ड को 2 भागों में, ठीक है। ये हमने बीच में लाइन ड्रॉ करी, इसको कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर रेखा, ओके। और एक इसी प्रकार से जो वर्टिकली डिवाइड करती है पूरे वर्ल्ड को, उस लाइन को क्या कहते हैं हम, 0 डिग्री मेरिडियन लाइन, ठीक है। वो ये लाइन होती है बीच में, यानी पूरा वर्ल्ड हमारा डिवाइड हो गया, ठीक है। इसके क्वाड्रेट्स बन गए ये वाले, जैसे ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, इस प्रकार से बन गए, ठीक है। तो हमारा जो भारत है वो इस फर्स्ट क्वाड्रेट में पड़ता है, ठीक है, पहले चांस में पड़ रहा है। तो लेकिन जो इक्वेटर लाइन है हमारी, इक्वेटर लाइन एक लाइन है लेकिन उसके जो पैरेलल में अनेकों लाइन है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस प्रकार से तो इसमें अनेकों लाइन है इसके पैरेलल में जो कि वर्ल्ड को डिवाइड करती हैं। डिवाइड इसलिए क्योंकि हमें किसी भी कंट्री की लोकेशन के बारे में जानना है तो हमें ये अक्षांश रेखाएं जिनको हम लॉन्गिट्यूड लाइन्स कहते हैं तो उनके बारे में पता होना चाहिए, और ये चीज़ें लोकेशन को जानने के लिए किसी भी देश की ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए इन लाइनों की, ठीक है, तो इस प्रकार से लाइंस हैं इसमें, ओके।
ठीक है। और ये जो 0 डिग्री वाली जो लाइन हमने जो वर्टिकली खींची है इसको प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, जो हमारी पृथ्वी, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी जिस एक्सिस पर घूमती है, यानी कि जो एक एक्सिस है इसके चारों तरफ गोला बना हुआ है, ठीक है, ये बीच में एक्सिस है, यानी कि इसको शाफ्ट मान के चलो, इसके चारों तरफ एक गोला घूम रहा है, ग्लोब घूम रहा है, ठीक है, ये एक्सिस है, तो ये हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन है, ठीक है। इसको ग्रीनविच मध्य रेखा भी कहते हैं, और ये हमारी हो गई भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके जो पैरेलल में लाइन्स होंगी इस प्रकार से, ये लाइन कौन सी कहलाती हैं, ये कहलाती हैं देशांतरी रेखाएं, ठीक है। देशांतरी रेखा इनको हिंदी में कहते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं इनको, ठीक है। इस प्रकार से लाइन्स होती हैं, ओके। और एक लाइन का जो डिफरेंस होता है वो होता है 4 डिग्री के समथिंग, 4 मिनट के समथिंग का डिफरेंस होता है। वैसे 111 किलोमीटर के समथिंग का डिफरेंस इनके बीच में होता है, अगर दूरी की अगर हम बात करें तो, ठीक है। ये हमारे कौन सी साइड हो गई, ये हो गई हमारी ईस्ट साइड, ठीक है। और इसके इक्वेटर लाइन की अगर हम बात करें तो इसकी क्या हो गई, ये हो गई नॉर्थ साइड, ठीक है। तो हमारा जो भारत है वो कहाँ पर स्थित है, इस स्थान पर है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, उत्तर पूर्व में भारत स्थित है, पूरे वर्ल्ड की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो, ठीक है। अब लेकिन हमने ये तो जान लिया कि नॉर्थ और ईस्ट में पड़ रहा है, लेकिन इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन की हमने बात करी थी 0 डिग्री हो गई, लेकिन इससे हम जब थोड़ा ऊपर चलते हैं तो इस प्रकार से लाइन होती है यहाँ पर, जो जैसे यहाँ से हमारी भारत की दूरी है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से लोकेशन जो इक्वेटर लाइन है उससे भारत की दूरी है, ठीक है। यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जो भारत का लास्ट पॉइंट है नीचे वाला साउथर्न पॉइंट, उसकी जो लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट है। और जैसे हम ऊपर पहुँचते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, तब हो जाती है हमारी 37 डिग्री और 6 मिनट, ठीक है। ये हमारी लोकेशन हो गई। यानी कि अगर हम बात करें उत्तरी अक्षांशों में, तो अक्षांश हो गया हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। और इसी प्रकार हम बात करते हैं देशांतरी विस्तार की, तो हमारा जो वेस्टर्न पॉइंट है ये वाला, इसमें गुजरात में, और इधर है ये अपना अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। ये हमारा कौन सा विस्तार हो गया, ये हो गया हमारा देशांतरीय विस्तार। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, ये हमारा विस्तार हो गया, ओके। लॉन्गिट्यूड में कितना था हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना था 37 डिग्री 6 मिनट, ओके। और लैटिट्यूड में हमने बात करी थी तो कितना था हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लोकेशन हो गई हमारी वर्ल्ड में किस लोकेशन पर हम रहते हैं, ठीक है। एक और लाइन आती है जिसके बारे में बात करते हैं, वो है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या लाइन है, यानी कि ये एक लाइन है जिसको कहते हैं 23.5 डिग्री रेखा, 23.5 डिग्री इसको रेखा को कहते हैं, ठीक है। ये यानी कि जो भूमध्य रेखा है उसके नीचे की तरफ भी है और एक ऊपर की तरफ भी है, ठीक है। यानी ये जिसमें कर्क रेखा है वो हमारे कहाँ से गुजरती है, ये कोई ऐसी लाइन नहीं है कि कोई बाउंड्री खींच रखी हो, ऐसा कुछ हो, ये सिंबॉलिक लाइन होती है, ठीक है। ये लाइन्स दिखाई नहीं देती हैं, भारत में ही गुजरती है 8 राज्यों से होकर के, ठीक है। मैं उनका क्रम बता देता हूँ। जैसे पहला इधर हम वेस्टर्न से बात करें तो गुजरात आएगा, उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब राज्य आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे 4 स्थान दे रखे हैं, अगरतला त्रिपुरा में, गांधीनगर गुजरात में, जबलपुर मध्य प्रदेश में और उज्जैन भी मध्य प्रदेश में। तो इनमें से पूछा गया है कि निकटतम दूरी कर्क रेखा से किस शहर की होगी, तो वो रहेगी गांधीनगर की। जब आप मैप में इसके बारे में देखोगे जहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की गई है तो आप इसको जान जाओगे कि गांधीनगर सबसे पास इसके पड़ रहा है, ठीक है। भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है, तो भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करने वाला जो अक्षांश है वो हम इसी को मानते हैं, जो हमारी कर्क रेखा है, ठीक है। 23.5 डिग्री वाली जो लाइन है इसको मानते हैं, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नेक्स्ट, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और दिल्ली, ये जो 4 शहर हैं, तो इनमें जो जून माह में दिन की जो अधिकतम, जून माह में जो सबसे लंबा जो दिन होगा वो कहाँ पर होगा, वो दिल्ली में होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा, ठीक है। ये लाइन है हमारी 82 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है, यानी 82.5 डिग्री लाइन। ये लाइन क्या होती है, मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा इसको भी। ये लाइन क्या होती है, यानी कि हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है,
ठीक है। यानी एक तो हो गया हमारे पूरे वर्ल्ड का टाइम, जो किस लाइन से सेट होता है, जो हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन थी, ठीक है, उस लाइन से सेट होता है पूरे वर्ल्ड का टाइम, ठीक है, उसको कहते हैं GMT, यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है, यानी कि ग्रीनविच माध्य टाइम। और जो भारत का है वो एक हमारा भारतीय मानक स्टैंडर्ड अलग हो गया, यानी कि स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो उसके लिए एक अलग से यहाँ पर भारत में रेखा खींची गई है। हर देश में ये सिस्टम होता है, हमारे देश में भी ये सिस्टम है, 82.5 डिग्री रेखा खींची गई जो कि इलाहाबाद के पास से होकर के गुजरती है, ठीक है। जो हमारी रेखा है, जैसे कि हम बात करें जो हमारी 0 डिग्री लाइन थी, 0 डिग्री लाइन और जो भारत में जो लाइन खींची गई है, उन दोनों का कोई डिफरेंस जो है वो डिफरेंस हो गया 82 डिग्री। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये रेखा स्थित है, ठीक है। तो भारत की जो GMT लाइन है, GMT लाइन से IST लाइन की डिफरेंस कितना हो गया 82 डिग्री 82.5 डिग्री, ठीक है। अब 1 डिग्री में जब चलते हैं अपन, 1 डिग्री जब हम कवर कर रहे हैं तो 4 मिनट का उसमें समय लगता है, और तो इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं 82 82.5 डिग्री का किससे 4 मिनट से, तो कितना टाइम हो जाता है हमारा 330 मिनट हो जाता है, ठीक है। 330 मिनट यानी कि हो गया 5.5 घंटे, ठीक है, 5.5 घंटे टाइम हो गया। यानी कि जो हमारी GMT लाइन है उससे हम प्लस में चलते हैं 5.5 घंटे। जो हमारे भारत का समय टाइम चलता है, जो कि ग्रीनविच माध्य के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उससे काफ़ी आगे चलता है, क्योंकि काफ़ी बार आपने लिखा हुआ देखा होगा +- 5.5 GMT, ठीक है। ये टाइम लिखा होता है जब हम भारत के किसी टाइम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली जो रेखा है इसको मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, और ये जो लाइन है हमारी ये स्टैंडर्ड टाइम भी होता है, ठीक है। भारतीय मानक समय यानी IST और ग्रीनविच माध्य समय यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, इनमें कितना डिफरेंस है 5.5 घंटे का डिफरेंस है, ओके। अगर हम भारत की लास्ट पॉइंट की और जैसे वेस्टर्न जो लास्ट पॉइंट है और जो ईस्टर्न लास्ट पॉइंट है, अगर दोनों की पॉइंट की बात करें तो कहाँ पर था 68 डिग्री 7 मिनट पर, और वो था 97 डिग्री 25 मिनट पर, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया एबव 29-30 हो गया, ठीक है। इसका हम मल्टीप्लाई 4 से करके देख लें तो एबव 2 आवर आ रहा है, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस हो गया। जो हमारा लास्ट वेस्टर्न पॉइंट है और ईस्टर्न पॉइंट है दोनों के टाइम के डिफरेंस आ गया, ठीक है, 2 घंटे। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, ये बड़ा निकोबार में पड़ता है, बड़ा निकोबार है, ग्रेट निकोबार भी बोलते हैं इसको, हाँ, ठीक है। ग्रेट निकोबार में एक स्थान है वो पड़ता है जिसको कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, ये बिल्कुल समुद्र में डूबा हुआ भाग है। जब 2004 में क्या आया था, सुनामी लहरें आई थी, ठीक है, सुनामी वेव्स आई थी, तो उनकी वजह से जल स्तर हमारे समुद्र का थोड़ा बढ़ा और ये वाला जो पॉइंट है ये जल में विलीन हो गया, ठीक है। आज की अगर हम बात करें डेट की तो ये एग्जिस्ट वहाँ पर नहीं करता है, लेकिन हम इसको लास्ट पॉइंट अभी भी मान के चलते हैं, लास्ट पॉइंट हम इसको मान के चलते हैं भारत का। और जो मुख्य भूमि है, ठीक है, उसका जो लास्ट पॉइंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट पर, कौन सा, वो पड़ता है कन्याकुमारी में, केप कोमोरिन जो आइलैंड है, ठीक है, वो लास्ट पॉइंट है हमारी भारत की मुख्य भूमि का। और हम बात करें समुद्री हिस्से की तो पड़ता है इंदिरा पॉइंट, ये इसको कह सकते हैं पिग्मेलियन पॉइंट भी कह सकते हैं, और इसकी लोकेशन है 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। लेकिन हम इसको ही मानते हैं क्योंकि हमारी मुख्य भूमि की हमसे पूछी जाती है, ठीक है। भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पश्चिमी कौन सा है, गुजरात, और सबसे पूर्वी कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। गुजरात में स्थान पड़ता है हमारा गौरे माता, ठीक है, और अरुणाचल में पड़ता है किबिथु। इन दोनों ये जो पॉइंट्स हैं ये लास्ट पॉइंट है, ये वेस्टर्न हो गया, ये वेस्टर्न पॉइंट हो गया, और ये हो गया ईस्टर्न पॉइंट, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया था, 2 आवर का डिफरेंस है इनमें। ये 68 डिग्री 7 मिनट पर है और ये 97 डिग्री 25 मिनट लोकेशन पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो भारत का जो सबसे दूर पश्चिम बिंदु है वो कौन सा है, 68 डिग्री 7 मिनट, कौन सा, गौरे माता, गुजरात में। मैं आपको इसमें मैप के माध्यम से एक बार बता देता हूँ। जैसे ये वाली लोकेशन हो गई हमारी 97 डिग्री 25 अरुणाचल प्रदेश के बिथु की, और इधर ये लोकेशन हो गई हमारी कहाँ की, ये हो गई गौरे माता की। कितनी है ये 68.7, ठीक है। और जैसे ये जो पोजीशन है इस जगह पर 6 डिग्री 4 मिनट आया था, 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट। और लेकिन जो लास्ट इधर हमारा पड़ता है वो है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट,
ठीक है। और बाकी इधर कुछ हमारे लक्षद्वीप हैं, इधर अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है। इसमें कुछ चैनल्स वगैरह भी हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जो कर्क रेखा गुजरती है हमारी, कर्क रेखा इस प्रकार से यहाँ से यूँ गुजरती है, ठीक है। ये हमारे भारत को 2 भागों में डिवाइड कर रही है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा इंदिरा पॉइंट पड़ता है कितना 37 डिग्री 6 मिनट पर, 37 डिग्री 6 मिनट पर, ठीक है। और यहाँ से सॉरी यहाँ से हम नीचे तक अगर जाते हैं तो ये हमारी डिफरेंस हो गया 3214 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की बात करें तो ये हो गया हमारा 2914 किलोमीटर, ठीक है। तो ये तो हमारी क्या हो गई, जो पूर्व बिंदु है और पश्चिम बिंदु है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 2933 किलोमीटर, और जो नॉर्थन पॉइंट है और जो साउदर्न पॉइंट है उन दोनों का डिफरेंस हो गया 3214 किलोमीटर, ठीक है। और एक बार थोड़ा ये देखते हैं कि भारत के पास में कंट्रीज़ कौन कौन सी लगी हुई हैं। इधर ये पाकिस्तान लगा हुआ है, ठीक है, इधर ये पाकिस्तान लगा हुआ है, ठीक है, इधर चाइना है, ये नेपाल है, ठीक है, ये भूटान है, इधर ये म्यांमार है, ओके, और ये हो गया हमारा बांग्लादेश, ठीक है। ये कंट्रीज़ लगी हुई हैं और नीचे श्रीलंका है। श्रीलंका के साथ में कोई भी लैंड बाउंड्री हमारी नहीं लगती है, ठीक है। इन देशों के साथ में लग रही है, इसके साथ में लगती है हमारी 3323 किलोमीटर, इसके साथ में 3488 किलोमीटर, इधर अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है, और इधर नेपाल के साथ में लगती है हमारी 1700 किलोमीटर, ठीक है। और म्यांमार के साथ में 1690 किलोमीटर, और इधर 4096 किलोमीटर लगती है हमारी बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। ये हमारे पड़ोसी देश हैं, ओके। अब पूछा गया है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में से वह राज्य कौन सा है जिसकी राजधानी जो राज्य किससे नहीं मिलता है, वो बांग्लादेश से नहीं मिलता है। तो मणिपुर राज्य है जो कि बांग्लादेश से नहीं मिलता है, ठीक है। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में तीनों राज्य लग रहे हैं। देखो इधर यहाँ पे त्रिपुरा पड़ता है, ठीक है, और ये मेघालय है, इधर ये मिजोरम है, इस प्रकार से लगे हुए हैं, लेकिन मणिपुर यहाँ पर है तो ये नहीं लगता है इसके साथ में, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में से भूटान के साथ में किसकी सीमा नहीं लगती है। तो भूटान के साथ में किस की सीमा लग रही है, इधर अरुणाचल प्रदेश की सीमा लग रही है, नीचे से पश्चिम बंगाल की सीमा लग रही है, ठीक है। मेघालय की सीमा इसके साथ में नहीं लगती क्योंकि बीच में ये असम वाला पार्ट इस प्रकार से आ जाता है और मेघालय इस स्थान पर है, ठीक है। भारतीय राज्य जिसकी सीमा अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है, तो इस साइड में जो नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा जो राज्य एरिया वाइज वो जो बाउंड्री लगाता है वो किसकी लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, ठीक है। चाइना के साथ में भी और म्यांमार के साथ में भी, ठीक है। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, वो हैं, पहला अगर हम ऊपर से बात करें तो जम्मू कश्मीर पड़ता है, नेक्स्ट नीचे आते हैं पंजाब है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद है गुजरात, ठीक है, जिसमें से राजस्थान बनाता है 1070 किलोमीटर लंबी सीमा। हमारे 4 पड़ोसी जो पाकिस्तान है उसके साथ में 4 राज्य हमारे लगे हुए हैं। नेपाल के पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से लगे हुए हैं, नॉर्थ में अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड लगा हुआ है, फिर उसके नीचे उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। ये राज्य लगे हुए हैं किसके साथ में, ये नेपाल के साथ में लगे हुए हैं, ठीक है। और भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में लगी हुई है, 4096 किलोमीटर लंबी, ठीक है, 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगी हुई है। पहले क्या था, जब 1947 में हमारे देश का पार्टीशन हुआ हमारे भारत का, तो क्या था उसमें 3 जून 1947 एक योजना थी जो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा बनाई गई और उसमें भारत को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, रिलीजन बेस्ड ये हुआ था। तो 3 जून 1947 की जो योजना बनी विभाजन की, पार्टीशन की, वो किसने बनाई, लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है। तो उन्होंने काम दे दिया, एक सर रेडक्लिफ थे, उनको काम दे दिया कि आपको इनकी बाउंड्रीज बनानी है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान की। तो जो बांग्लादेश जो आज है वो पहले कहाँ पर हुआ करता था, ये जो बंगाल वाला हिस्सा है, जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है, तब ये वाला पार्ट अलग हुआ था, ठीक है। इसको पाकिस्तान में मिला देगा क्योंकि मुस्लिम बहुलता बहुत ज़्यादा थी इसमें, तो इसको कहने लगे थे ईस्ट पाकिस्तान इसको कहते थे, ठीक है। तो 1971 में एक यहाँ के थे शेख मुजीबुर रहमान,
शेख मुजीबुर रहमान जब यहाँ पर जीत करके आ गए तो ये जो पश्चिम पाकिस्तान था उन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि कोई ईस्ट पाकिस्तान का आदमी हमारे देश का वजीर आजम बने, यानी कि प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर जोर ज़बरदस्ती चालू कर दी और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पर विद्रोह हुआ और 1971 में भारत के सहयोग से और बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया गया, पाकिस्तान से इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में भारत और बांग्लादेश की अलग बाउंड्री हो गई 4096 किलोमीटर की। ठीक है, असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम ये 4 राज्य हैं। इन राज्यों में से बांग्लादेश के साथ में किसकी सीमा नहीं लगती है, वो नागालैंड की सीमा नहीं लगती है, क्योंकि म्यांमार के साथ में ओनली एक देश के साथ में इसकी सीमा लगती है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण किया गया किसके द्वारा, रेड क्लिफ सर के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कि 3323 किलोमीटर लंबी सीमा उधर और 4096 किलोमीटर लंबी सीमा इधर, यानी दोनों जगह की सीमा का निर्धारण इन्होंने किया था। ठीक है, आप एक लाइन और सुनते हैं, LOC। LOC क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल। जब भारत पाकिस्तान दोनों अलग अलग हो गए तो उसके बाद जो हमारी जम्मू कश्मीर जो राज्य पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर पहले एक रियासत हुआ करती थी। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर रियासत जब भारत के साथ में विलय नहीं हुआ, ना पाकिस्तान के साथ में हुआ, एक स्वतंत्र स्वायत्त राज्य वो चाहते थे। ठीक है, स्वायत्त राज्य चाहते थे। ठीक है, उनके पास में सारे अधिकार हों और अपने जनता उनकी बिल्कुल स्वतंत्र रहे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के साथ में नहीं आए, वो लोग किसी के साथ में विलय नहीं करना चाहते थे। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने उधर से इस पर अटैक कर दिया, कश्मीर पर, जो कश्मीर है इधर अपना, इस पर इन्होंने अटैक कर दिया। ठीक है, इस पर अटैक किया तो भारत के पास वो मदद मांगने आए और भारत के पास में उन्होंने अपने विलय पत्र पर, जो कि एग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन था, उस पर उन्होंने साइन कर दिए। ओके, और साइन करने के बाद में भारत की सेना इधर से गई, लेकिन तब तक वो इस इतने क्षेत्र पर अधिकार कर चुके थे। ठीक है, इस क्षेत्र पर अधिकार कर चुके थे, जिसको क्या कहते हैं आज वो POK, यानी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, या फिर वो पाकिस्तान वाले कहते हैं इसको आज़ाद कश्मीर, भारत कहता है इसको पाक ऑक्यूपाई कश्मीर। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर। जो ये लाइन बनी, जो पाक अधिकृत कश्मीर और जो इधर वाला कश्मीर है, इधर ये जो क्षेत्र है कोने वाला, ये चाइना के पास में है, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। ठीक है, अक्साई चीन, ये वाला उधर चला गया, ये वाला पाकिस्तान के पास चला गया, ये जो हमारे पास में बीच में ये रह गया कश्मीर। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन बनी, ये जो लाइन बनी, तो इसको कहते हैं LOC, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये बनाई गई बाद में जब युद्ध हो गया था, उसके बाद में जब संयुक्त राष्ट्र का यहाँ पर दखल हुआ, उसके बाद में लाइन यहाँ पर खींची गई कि वो इस जगह पर सीज फायर कर दिया गया, यानी कि दोनों सेनाएं एक दूसरे पर फायर नहीं करेंगी और जहाँ पर हैं वहाँ पर रुक जाएंगी। ठीक है, तो और आज वही कंडीशन है जो कि 1948 में थी। ठीक है, और इस वाला जो ये जो क्षेत्र है, इस पर 1962 में चाइना ने कब्जा कर लिया। ओके, और इधर एक लाइन और बनी, जो कि बाउंड्री इधर से बनी, वो बनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, LAC बनी 1962 में। ठीक है, डूरंड लाइन कौन सी है, डूरंड लाइन है भारत और अफगानिस्तान की जो रेखा बनती है, लेकिन जो प्रेजेंट में की हम बात करते हैं तो 106 किलोमीटर जो लंबी रेखा बनती है डूरंड लाइन, वो बनती है POK के साथ में, क्योंकि POK भारत का हिस्सा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के साथ में डूरंड लाइन लग रही है 106 किलोमीटर। ठीक है, भारत और चीन की जो उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन किसने किया था, मैकमोहन सर ने किया था। कब किया था, 1914 में। ठीक है, आप कहोगे कि 1914 में तो हमारा देश आज़ाद ही नहीं हुआ था, तो 1914 में जब हमारा इंडिया क्या था, ब्रिटिश इंडिया था, तो उस टाइम पे 1914 में चाइना ने कब्जा कर लिया था तिब्बत पे। ठीक है, तिब्बत की बाउंड्री लगती थी हमारे, क्योंकि जो तिब्बत का पठार वाला क्षेत्र पामीर का पूरा तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश तक तिब्बत लगता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1914 में चाइना ने कब्जा कर लिया तिब्बत पे, तो ये जो पूरी हमारे साथ में इसकी बाउंड्री लग गई। तो 1914 में एक शिमला समझौता हुआ, शिमला एग्रीमेंट हुआ, उसके तहत मैकमोहन को काम दिया गया, सर हेनरी मैकमोहन थे, उनको काम दिया गया कि लाइन ड्रॉ करने का। ठीक है, इन दोनों देशों के बीच में जो कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको सुलझाया जाए, एक लाइन ऐसी बना दी जाए जिस पर दोनों देश सहमत हो। ठीक है, लेकिन जो बोर्ड मीटिंग हुई उसमें तो दोनों देश सहमत हो गए, लेकिन बाद में चाइना इससे मुकर गया और आज भी इस पर हमारा विवाद चल रहा है। और 1962 में युद्ध लड़ चुका है हमसे, हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है और आज भी उसकी ये कोशिशें चलती रहती हैं। तो ये जो लाइन 1914 में बनी वो कौन सी बनी, मैकमोहन रेखा। ठीक है, सर हेनरी मैकमोहन द्वारा बनाई गई, इसीलिए उनके नाम पर मैकमोहन रेखा इसका नाम हो गया।
भारत और श्रीलंका को क्या अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य। पाक डमरू मध्य क्या होता है? ये बोलते हैं स्ट्रीट, यानी कि कोई पतली कोई जलधारा, ठीक है, कोई पतली जलधारा है उसको हम कहते हैं स्ट्रीट। यानी भारत और श्रीलंका के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, एक पतले से धागे की तरह से इस प्रकार से चाइना इधर वो श्रीलंका बना हुआ है, ठीक है। तो इस जगह पर थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस है, जहाँ से ओनली सिर्फ पानी है, उसके काफ़ी नीचे कुछ जो माउंटेन्स वगैरह हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिसको हम राम सेतु भी कहते हैं। लेकिन साइंटिफिक अगर बात करें तो यहाँ पर एक पाक स्ट्रीट है, पाक जल संधि है, जो कि भारत और श्रीलंका को क्या करती है? अलग अलग करती है, ठीक है। 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा राज्य कौन सा है? ये है त्रिपुरा। बांग्लादेश की तीनों साइड से इसकी सीमा लगती हैं, इधर से, इधर से भी, उधर से भी, ठीक है। इस प्रकार से तीनों ओर से इसकी सीमा लग रही है त्रिपुरा की, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड है जिसको क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड क्या था? जब हमारा पूरा वर्ल्ड एक पेंजिया था, यानी कि कुछ प्लेट्स थी, 7 बड़ी प्लेटें थी और छोटी मोटी करके कुछ 20-22 प्लेटें हुआ करती थी, ठीक है। ये सब एक जगह थी और इनमें कुछ ना कुछ ऐसी हलचल हुआ करती थी जिसकी वजह से प्लेटें खिसकती रहती थी। इसको क्या कहते थे? प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक बनी, ठीक है। उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा क्या हुआ? ये जो प्लेटों का संचरण हो रहा है, जो प्लेट एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही हैं, तो इसकी एक थ्योरी बना दी गई। तो ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब पूरा हमारा पेंजिया इस प्रकार से डिवाइड था, तो इसमें से नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हुआ करती थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वो डिवाइड हुई, ठीक है। इसमें से ऑस्ट्रेलिया इधर बह के चला गया और भारत इधर बह करके आ गया, ठीक है। ये हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के सिद्धांत पर हुआ था काम। और भारत हमारा किसका था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, क्योंकि ये जो पेंजिया था इसमें ये तो ऊपर वाला था अंगारा लैंड और नीचे वाला था गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो भारत जो था गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारत कहाँ पे आ गया? नॉर्थ ईस्ट में आ गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में पहले से ही ऊपर की तरफ यूरेशियन प्लेट हुआ करती थी, जिसको अब हम कहते हैं यूरोप, और एशिया का भी कुछ भाग है उसमें, तो यूरेशिया कहते थे उसको, ठीक है। जब भारत की प्लेट उससे आकर के टकराई, दोनों प्लेटें टकराई, तो उनकी दोनों प्लेटों की टकराने की वजह से उनके बीच में कुछ अवसाद थे, टैत महासागर के भी कुछ थे जमाव, तो वो सब ऊपर निकल करके आ गए दोनों प्लेटों को टकराने की वजह से। थोड़ी प्लेट अंदर धंस गई इसमें, दूसरी वाली थोड़ी ऊपर उठ गई, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक फोल्डेबल संरचना बनी, स्ट्रक्चर बना, जिसको हम कहते हैं हिमालय, ठीक है। जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है हिमालय, वो इस प्रकार से बनी। भारत की प्लेट तो टकराई किससे? यूरेशियन प्लेट से, ठीक है। इस प्रकार से भारत का निर्माण हुआ। हम एक क्वेश्चन आता है माइंड में, अगर हमारा हिमालय यहाँ पर नहीं होता तो भारत के ऊपर इसके इम्पैक्ट क्या होते, ठीक है। तो हम इम्पैक्टों की बात करें तो रसिया है, ऊपर कजाकिस्तान है, साइबेरिया है, तो ये ऐसे देश हैं, इनमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी इन राज्यों में, देशों में पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। नॉर्थ में अगर हमारा प्रेरी हिमालय नहीं होता, इतनी ऊंचाई नहीं होती, जो कि उधर से आने वाली ठंडी हवाओं को, ठंड को रोक रहा है, तो क्या होता? जो देश के अधिकांश भाग हैं, यानी साउथ तक तो शायद नहीं पहुंच पाए, लेकिन मिड जो हमारा मध्य भारत है वहां तक तो हम सर्दी का प्रभाव झेलते ही झेलते, कम जो साइबेरिया से जो ठंडी शीत लहर आ रही हैं उनके प्रभाव हम झेलते, ठीक है। जो सिंधु और गंगा का जो मैदान है, ठीक है, उससे हम वंचित हो जाते। कैसे होते? क्योंकि जब हिमालय बना, ठीक है, उधर से ठंडी हवाएं आ रही हैं और फिर ऊंचाई वाले क्षेत्र में, ऊंचाई पर कुछ ठंडक भी रहती है, तो ये दोनों जो मिश्रण बने, एक तो ठंडी हवाएं और ऊपर से ठंड, जो कि एनवायरमेंटली होती है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर हम जाते हैं तो ठंड का अनुभव करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से क्या हुआ? वहाँ पर बन गए ग्लेशियर्स। जो पर्वत चोटियाँ थी, तो जैसे 2 चोटियाँ हैं, उनके बीच का कुछ डिफरेंस है, उसमें बर्फ़ जमी रह गई और वो क्या बन गया? ग्लेशियर बन गया। अब ग्लेशियर है तो कभी मौसम गर्माई का भी होगा, कभी गर्मी भी पड़ेगी थोड़ी बहुत, और उससे क्या होगा? वो पिघलेंगे। ग्लेशियर्स पिघले तो उनसे क्या निकली? जलधाराएं निकली अलग अलग स्थानों से, और वो क्या बन गई? नदियाँ। क्योंकि पहाड़ से कोई चीज़ निकल के पानी आ रहा है, कहाँ जाएगा? जिस जगह पर समतल होगा उधर ही तो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि वापस ऊपर चढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो ऊपर से पानी उतरा, ठीक है, वो कहाँ पर आया? मैदानों में। मैदान कौन से थे? जो हिमालय के नीचे वाला जो भाग था, जो कि समतल भाग था, वो मैदान था, ठीक है। मैदानों में आए, बाढ़ के रूप में भी आए। जब बरसात के मौसम में जब आते हैं तो बाढ़ भी आ जाती है नदियों में, क्योंकि ऊपर से पानी तो आ ही रहा है, फिर बारिश की वजह से और ज़्यादा पानी आ गया तो फिर बाढ़ का रूप ले लेती हैं। बाढ़ का रूप ले लिया तो ये मैदानों में काफ़ी लंबे एरिया में फैल जाती हैं। फैलने से क्या होगा? इनके साथ में जैसे कुछ पर्वतों में से आ रही हैं तो इनके साथ में कुछ कंकड़ पत्थर, छोटी मोटी ये चीज़ें भी आती हैं,
कुछ वनस्पतियाँ भी आती हैं, तो ये काफ़ी सारी चीज़ आती हैं। ये क्या बन जाता है, ये हमारे मैदान जो है हमारे जहाँ हम रहते हैं अभी, तो इनको क्या बना देती हैं, उपजाऊ मैदान बना देती हैं। ठीक है, इसको कहते हैं जलोढ़। जलोढ़ को यहाँ पर छोड़ देती हैं जिससे मैदान हमारे उपजाऊ बनते हैं। तो हिमालय नहीं होता तो सिंधु गंगा भी नहीं आती। ठीक है, सिंधु गंगा नहीं आती तो जो मैदान है इनका भी निर्माण नहीं होता। ठीक है, मानसून का जो प्रतिरूप है वो भी भिन्न हो जाता है कि मानसून वाला जब आप टॉपिक पढ़ोगे, हमारे जो यूट्यूब चैनल है अभ्युत्थान क्लासेज, जब आप उस पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सारी वीडियोस देखोगे, ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम दक्कन ट्रैप का। लिखा हुआ है यहाँ पर क्रिटेशियस, ठीक है, यानी कि आदि नूतन। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन, अरावली प्रीकैम्ब्रियन, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप ये अत्यंत नूतन। ये काल हैं, यानी टाइमिंग के हिसाब से इनको डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि जो दक्कन ट्रैप यानी कि दक्कन प्लेटू वाला जो क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है, पेनिनसुला इंडिया का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो कब का है, वो है हमारा क्रिटेशियस युग का, उसको कहते हैं आदि नूतन। ठीक है, जो नव युग चल रहा है उसका भी बहुत ज़्यादा पुराना भाग, उसमें का क्या बना, उसमें बना दक्कन का पठार। ठीक है, यानी पेनिनसुला इंडिया हमारा बना। उसके बाद हम बात करें पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट कौन सा है, गुजरात से लेकर के जो केरल तक का जो भाग है, जो कि समुद्र से लगा हुआ वाला भाग है, उसको कहते हैं पश्चिमी घाट। घाट क्यों कहते हैं, घाट होता क्या है कि कोई भी नदी है, नदी के पास में कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है जिससे पानी आकर के टकरा रहा वापस लौट रहा है। ठीक है, तो उसको हम घाट कहते हैं। उसको हम किसी भी पर्पज से यूज कर सकते हैं। तो ये वाली जो भाग है हमारा गुजरात से लेकर के केरल तक का, ठीक है, इस पर भी एक प्रकार से एक माउंटेन सीरीज है। ठीक है, माउंटेन सीरीज है, नीचे नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, उसके बाद में कुछ बालघाट भोरघाट ये पड़ते हैं। तो ऐसे करके कुछ सीरीज में पहाड़ियाँ हैं जो कि कुछ अच्छी ऊंचाई है जिनकी। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारा पूर्व की तरफ जो कोस्टल प्लेन है उधर भी यही पड़ता है, जो ईस्टर्न जो कोस्ट है उधर भी यही पड़ता है, लेकिन उधर ऊंचाई थोड़ी सी कम है, क्योंकि ये जो लोकेशन है, जो दक्कन ट्रैप जो हमारा बना था, पठारी क्षेत्र क्या होता है, समतल उठा हुआ भाग। तो ये पृथ्वी से ऊंचा उठा हुआ भाग है, थोड़ा सा इधर से लेकिन ऊंचा है वेस्टर्न साइड से, और इधर से थोड़ा कम है। ठीक है, ये इस प्रकार से इसकी लोकेशन है, यानी कि थोड़ा ढलाव जो है इसका, ठीक है, वो किधर है, ईस्टर्न साइड में। ठीक है, तो ये जो हम पश्चिमी घाट काफ़ी उठा हुआ है और ये इधर बना हुआ है। तो जो पश्चिमी घाट है ये कब बना, उत्तर नूतन काल में ये बना। और अरावली जो पहाड़ी हमारी विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। कहाँ से, गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली के रायसीना हिल्स तक ये जाती है। ये कब बनी, प्री कैम्ब्रियन काल में। और नर्मदा ताप्ती जो जलोढ़ निक्षेप है, इन सब में अगर हम बात करें तो ये सबसे नया है। ठीक है, मैं आपको एक मैप ले लेता हूँ, उसके माध्यम से इन सारी चीज़ों को क्लियर करता हूँ। ये हमने मैप ले लिया, इसमें मैं बताता हूँ क्या जो हमारा पेनिनसुला इंडिया है वो कौन सा वाला क्षेत्र है। ठीक है, जैसे ये वाला जो क्षेत्र है इस प्रकार से ये बनता है ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, ये क्षेत्र बनता है हमारा पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है हम इसको पूरा पेनिनसुलर इंडिया कह सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप क्यों कहते हैं भारत को, क्योंकि ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। कोई भी ज़मीन जो कि 3 साइड से पानी से घिर रही है उसको पेनिनसुला बोलेंगे। ठीक है, भारत में विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए उपमहाद्वीप की संज्ञा इसको दी गई है। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, काफ़ी बड़ा भी एरिया में। तो प्रायद्वीपीय भारत में ये हो गया हमारा दक्कन ट्रैप वाला क्षेत्र, जिसमें दक्कन का पठार तो इधर है, इसमें कुछ छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, इस प्रकार से छोटे छोटे पठार हिस्से हैं जो कि इसी के माने जाते हैं। ये दक्कन ट्रैप है। दक्कन ट्रैप का जो लास्ट वाला ये जो छोर है, लास्ट वाला छोर है काफ़ी ऊंचा है, इसमें सीरीज माउंटेन्स हैं। और इस प्रकार से जो इधर का जो छोर है इसमें कुछ क्या है, इसमें कटाव है। ठीक है, ये सीरीज अनकंटिन्यू है, कंटिन्यू नहीं है इस साइड का। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। और ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट है वो काफ़ी ऊंचा है, उधर से जो नदियाँ निकलती हैं, दामोदर नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, उन नदियों ने क्या किया है, उन नदियों ने इस वाले क्षेत्र को काट दिया है, क्योंकि नदियों को समुद्र में जाना है, ऊपर से ढलान की तरफ से, हाँ ऊंचाई से आ रही है ढलान की तरफ। ठीक है, इनको रास्ता चाहिए समुद्र में जाने के लिए, तो यहाँ से इन्होंने इन क्षेत्रों को काट दिया और यहाँ पर डेल्टा क्षेत्र बना दिए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। एक आती है जो अभी बात करी हमने किसकी, अरावली की। अरावली जाता है हमारा इस प्रकार से, पालनपुर गुजरात से स्टार्ट हुआ, फिर हमारे उदयपुर सिरोही से निकलता हुआ
ये अजमेर, जयपुर और यहाँ पर पहुँचता है दिल्ली तक। जो संसद भवन है वो अरावली पर्वत के बिल्कुल लास्ट भाग, जो रायसीना हिल है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, हल्का सा ऊंचा है, उस पर बना हुआ है राष्ट्रपति भवन। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं रायसीना, रायसीना हिल। ठीक है, रायसीना हिल पर क्या बना हुआ हमारा? राष्ट्रपति भवन। ठीक है, इधर तो हमारे क्या था? हिमालय था इस प्रकार से, और इधर भी यहाँ तक हिमालय हमारा आता है। ठीक है, ये हमारे हो गए प्लेन्स, ये हमारा पठारी क्षेत्र हो गया पूरा वाला। इसके साइड में कुछ थोड़ा बहुत इधर ये जो बच रहा है, ठीक है, जो कि समुद्र तट का वाला जो हिस्सा है उसे थोड़ा सा अंदर तक का, ये वाला कौन सा क्षेत्र हो गया? ये हो गया हमारा तटीय प्रदेश, इनको कहते हैं हम कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, और ये जो आपको कुछ एक सेकंड में आपको थोड़ा जूम करके बताऊँ, ये जो हिस्सा देख रहे हैं और ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये क्या है? इसको बोलते हैं हम खाड़ी। खाड़ी क्यों? क्योंकि जैसे ये तो हो गई हमारी कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे यानी कि खंबात की खाड़ी, तीन साइड से, यानी कोई पानी का हिस्सा जो तीन साइड से लैंड से घिरा हुआ उसको खाड़ी कहेंगे। ठीक है, इसमें प्रायद्वीप और खाड़ी को अगर हम डिफरेंस करें, जो कोई एरिया तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, तो वो क्या हो गया? पेनिनसुला। और दोज वाटर एरिया सराउंडेड फ्रॉम लैंड फ्रॉम थ्री साइड। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गई हमारी गल्फ। इसी प्रकार से ये हो गई हमारी कच्छ की खाड़ी और ये हो गई खंबात की खाड़ी। ठीक है, और इधर वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं हम बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और इसको कहते हैं हम अरेबियन सी, अरेबियन सी। ठीक है, उसके नीचे वाला जो पूरा है वो है हिंद महासागर। ठीक है, हिंद ओशियन। ओके, ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केरल का कुट्टानाड या फिर कुट्टानाडु किस लिए प्रसिद्ध है? मैंने आपको जो पेनिनसुला अभी बताया, ठीक है, उसके नीचे का कुछ हिस्सा बच रहा है, कुछ पूर्वी साइड का बच रहा है और कुछ पश्चिमी साइड का बच रहा है। तो इन एरियाज़ में कुछ नदियाँ भी पहुँच रही हैं, ठीक है, कुछ समुद्र का भी हिस्सा है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी बहुत नमी है और पानी की अच्छी उपलब्धता यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो केरल वाला जो क्षेत्र है वो काफ़ी उपजाऊ माना जाता है, क्योंकि वहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, वहाँ से कुछ नदियाँ भी निकल के आ रही हैं, तो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है केरल का। ठीक है, उस केरल के क्षेत्र में क्या होता है? एक तो होते हैं मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, कार्डोमम की पहाड़ियाँ हैं, उन सब में मसाले बहुत होते हैं अति उत्तम किस्म के। और यहाँ पर होता है धान, धान भी होता है, यानी चावल की पैदावार होती है। और इसलिए जो ये वाला जो क्षेत्र है कुट्टानाडु क्षेत्र, ये भारत के न्यूनतम निचाई वाला क्षेत्र की सबसे नीचे पड़ता है साउदर्न में, और इसको कहते हैं केरल का धान का कटोरा। ठीक है, क्योंकि धान बहुत अच्छी ज़्यादा पैदावार होती है यहाँ पर, इसलिए इसको केरल का धान का कटोरा कहते हैं। हिमालय की जो रचना समांतर श्रेणी से हुई है, ठीक है, और इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहत हिमालय। बृहत हिमालय मीन्स हो गया ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय इसमें सबसे पुराना है, जिसको कहते हैं हिमाद्री या फिर भगवानों का आवास। ठीक है, इसमें भगवानों का जो कैलाश पर्वत श्रृंखला वगैरह है वो सब इसी में आती हैं। तो ये जो हमारा हिमालयन सिस्टम है इसको हम बांट लेते हैं चार भागों में। ये ग्रेट हिमालय आ जाता है पहला, ग्रेट हिमालय। ठीक है, फिर आता है हमारा ट्रांस हिमालय, उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय, और नेक्स्ट आता है हमारा पूर्वांचल। ठीक है, जो कि ऊपर लद्दाख है, जांस्कर श्रेणी है और कैलाश श्रेणी है। ठीक है, ये सब किस में आती हैं? ये आती हैं बृहत हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय में। उसके बाद की जो पीर पंजाल वगैरह हैं, धौलाधर है, वो इसमें ट्रांस में आ जाती हैं। शिवालिक में जो निचली जो पहाड़ियाँ हैं वो आती हैं। ठीक है, यानी कि शिवालिक जो है हमारे हिमालय का निचला भाग है, यानी पदीय भाग है। ठीक है, पूर्वांचल कौन सा हिस्सा है? जो हमारे अरुणाचल वाला जो क्षेत्र इस प्रकार से पड़ता है, असम से ऊपर वाला, और अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तक का ये वाला क्षेत्र हमारा पूर्वांचल कहलाता है। ठीक है, उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले जो समतल मैदान है उसको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है भावर। भावर का मीन्स क्या है? क्योंकि जब कोई नदी पर्वतों से उतरी, ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले एक बहुत ज़्यादा पतली जलधारा ग्लेशियर से निकली, ठीक है, फिर वो पत्थरों से टकराई कहीं पे, उसके रास्ते अवरुद्ध हुए तो उन्होंने पत्थरों को काटा। ठीक है, आप जब पानी का फ्लो देखोगे तो आप ये चीज़ मानोगे पत्थर भी कटते हैं पानी से। ठीक है, तो वहाँ से जो नदियाँ अधिक स्पीड में निकली उन्होंने पत्थरों को भी काटते हुए रास्ता बनाया, तो कुछ पत्थर उनके साथ में बहते हुए आ रहे हैं।
ठीक है, बहते हुए आ रहे हैं तो उससे प्रभाव क्या पड़ा, वो जम रहे रास्ते में आकर के, और जो नदी हमारी उन पत्थरों के नीचे होकर बह रही है। जब आप जो पर्वतीय प्रदेश हैं, हाँ, जो माउंटेन स्टेट्स हैं, अगर आप उनमें देखोगे कभी, जो नदियाँ बह रही हैं बड़े बड़े पत्थर हैं उनके नीचे होकर के बह रही हैं, क्योंकि उन बड़े पत्थरों के बीच पोरोसिटी यानी सರಂಧ್रता बहुत ज़्यादा है, उन्हें नीचे होकर बह रही है। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा और नीचे खिसकेगी नदी, नीचे चलेगी, तो पत्थर जो बड़े बड़े हैं वो पीछे रुक गए, लेकिन उस छोटे छोटे पत्थरों को लेकर अब चल रही है नदी, तो थोड़ा सा पानी का लेवल ऊपर बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि छोटे पत्थरों के बीच का जो गैप है वो थोड़ा कम रहेगा। लेकिन जब नदी मैदान में आ जाएगी तो उसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा और पूरी मिट्टी के ऊपर बह रही है, तो उसका पानी हमें पूरा दिखता है। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं वो भाबर क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। और ऊपर जो जिसमें पत्थर ज़्यादा थे उसको कहते हैं हम तराई क्षेत्र, ठीक है। तो 4 भागों में डिवाइड करते हैं हम मैदानों को भी, खादर, बांगर, भावर और तराई, ठीक है। हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है वो है शिवालिक, ओके। शिवालिक प्रदेश यानी निचला वाला जो भाग है उसको हम शिवालिक कहते हैं। तो ये हमारा ज्योग्राफिकल डिवीजन एक तरीके से कंप्लीट हो गया, और भारत की हमने इसमें लोकेशन पढ़ ली, एक्सटेंशन पढ़ ली, कहाँ से कहाँ तक स्थित है, लास्ट पॉइंट कौन सा है, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी। नेक्स्ट जब हम टॉपिक पे आएंगे तो उसमें जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम है पूरे भारत का, उसके बारे में हम थोड़ा क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, और उनको एक एक चीज़ करके एक्सप्लेन करेंगे बाय मैप, ठीक है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो इसको शेयर भी करें, ठीक है। और इसकी जो डिस्क्रिप्टिव वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए हमारे चैनल अभ्युत्थान क्लासेज, जो कि आपको लिंक मिल जाएगी कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में, उस पर जा कर के आप पूरे वीडियोस देख सकते हो। उस पूरी सीरीज़ में ज्योग्राफी के लेक्चर्स वहाँ पर डले हुए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अवेलेबल होते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो साथियों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।